जो नेचर की नियम, उसके असूल, उसकी ऊर्जा, उसके खिलाफ हैं। वो ऊर्जा सुप्रीम है। सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा हमारे ऊपर कवच क्या है, वो है ऊर्जा से भरा हुआ आकाश। आकाश होगा तो ही मैटर होगा। फिर हीलिंग कैसे होती है? अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है तो हीलिंग कैसे होती है, और क्या ये प्राचीन काल से चला आ रहा है? वो हीलिंग नेचुरल है। हीलिंग हमने नहीं करनी, हीलिंग हो रही है, हम उसमें टांग अड़ा रहे हैं, वो टांग अड़ानी बंद करनी है बस। मैं सिर्फ एक ही जीव के पास है, वो है मनुष्य। किसी भी और जीव के पास मैं नहीं है, उसमें वही है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अपने को बड़ा करने के लिए वो हवा को गंदा करते हैं। एक तरफ बहुत सारे अंबार लगे हुए हैं, चीज़ों के बड़े टावर भरे पड़े हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। जो कोई भी चीज़ जो हमारी आँख के सामने 1/16 सेकंड से कम टाइम में क्रॉस कर जाएगी, वो दिखेगी नहीं हमको। ये हमारी आँख की जो कमी है। जैसा अभी आपने कहा कि मेडिटेशन और 7 चक्रों को जगाना करना, ये सब पहले आयुर्वेद में भी था, एक्यूप्रेशर में भी था, अभी भी है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं या सब अलग अलग हैं? भारतीय सभ्यता ही है जो सदियों से चली आ रही है, जिसके जरिए हीलिंग की जा रही है। ओल्ड एज होम में अगर ले जा कर के छोड़ देते हैं बुजुर्गों को, तो वो ये बातें कहाँ रही? फिर जो ये हीलिंग है वो किस टाइप से होगी? फिर तो हीलिंग होगी ही नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। डॉक्टर आज़ाद, कई बार कहा जाता है कि आप अपने शरीर की ऊर्जा से ही आप हील कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने शरीर की ऊर्जा का इस तरीके से प्रयोग करें जिससे कि आप कई बीमारियों से एक साथ छुटकारा पा सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? वंदना, ये सच्चाई तो है ही है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलन करके उसको अपने शरीर को हील कर सकते हो बीमारियों से भी। लेकिन उससे भी गहरी सच्चाई है कि आपकी शरीर की ऊर्जा को ये पता है कि आपको हील कैसे करना है। आपको उसको ये कहना नहीं है कि आप मुझे हील करो। आपको सिर्फ आप उसमें जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसकी डिस्टर्बेंस बंद करनी है बस। आपका सिर्फ यही कर्तव्य है कि आप उसको डिस्टर्ब करना बंद कर दो। उसकी जो डिसओरिएंटेशन कर दिया आपने आपने जो गड़बड़ कर रखी है वो बंद करो। वो बहुत सारी चीज़ें हमने गड़बड़ा रखी हैं जो नेचर की नियम, उसके असूल, उसकी ऊर्जा, उसके खिलाफ हैं वो। तो उस खिलाफत को अगर बंद कर दें हम लोग, अपनी टांग अड़ाना बंद कर दें, तो नेचर के अंदर जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसके अंदर इनहेरेंट गुण है कि वो अपने आप को हील कर सकती है और अपनी जो उसका शरीर उसका है। क्योंकि हर रियलिटी जो एक तथ्य है, सच है, जो फाइनल सच है कि हर चीज़ ऊर्जा की बनी हुई है। ऊर्जा सुप्रीम है। सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा हमारे ऊपर कवच क्या है, वो है ऊर्जा से भरा हुआ आकाश, जिसको हम कॉस्मिक ऊर्जा बोलते हैं। साइंस ने आज उसको बोलती है क्वांटम ऊर्जा, क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी, क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी। हम उसको बोलते थे कॉस्मस, ब्रह्मांडी एनर्जी, या हम उसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं परमात्मा जी। परमात्मा वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडी ऊर्जा, जो वही एक खास किस्म के नियमों के तहत अपने बनाए हुए सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ मेड नियम है उसके तहत वो काम करती है ब्रह्मांडी ऊर्जा। और वो ब्रह्मांडी ऊर्जा सबसे फाइनल वो हमारे ऊपर छतर है, हमारा कवच है। उससे नीचे आ जाएगा दूसरे लेवल का कवच जो पदार्थ भी है और ऊर्जा भी है, वो है सूरज जी। आप सोच के देखो कि हमारे आसपास में एंडलेस आकाश है, अंतहीन आकाश। वो अंतहीन भी है और इतना सूक्ष्म है कि हर मैटर के अंदर भी है। जिन लोगों ने एटम को स्टडी किया है, जो साइंस के स्टूडेंट्स, उनको पता है कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके अंदर भी वो आकाश होता है जी। क्योंकि आकाश के बिना उसकी किसी मैटर की कोई होंद नहीं है। आकाश होगा तो ही मैटर होगा। तो इसका मतलब है आकाश अंतहीन भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। इसका मतलब है पदार्थ के अंदर भी है और पदार्थ के बाहर भी है। तो सब तरह के पदार्थ उससे ही उत्पन्न होते हैं। तो उस कॉस्मिक ऊर्जा से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? वो स्टार्स उत्पन्न हुए, जिसको हमारा जो स्टार कौन सा है? सूरज, जिसको हम देवता मानते हैं। तो वो जो हमारा स्टार है, उसके पहले तो करोड़ों करोड़ गैलेक्सीज हैं, फिर एक गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ तारे हैं,
और आकाशगंगा जो गैलेक्सी है उसका एक तारा हमारा है सूरज, तो उसकी हम धरती हैं। तो ये पूरे का पूरा जो ट्रूथ है इसको हम बहुत बार तो क्या अक्सर ही सब लोग इसको भूल जाते हैं। जब हम अपनी बात करते हैं, मैं की बात करते हैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरा ये, मेरा वो, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। वो अल्टीमेटली हर चीज़ ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नीचे सूरज की ऊर्जा है। सूरज की ऊर्जा प्लांट ऊर्जा के जरिए फिर वो भोजन बनाती है, भोजन हम खाते हैं, हमारा शरीर भी ऊर्जा से ही चलता है। तो हर चीज़ ऊर्जा की बनी हुई है, उसमें ऊर्जा प्राइमरी है, पदार्थ बाद में है। ऊर्जा से पदार्थ पैदा होता है और ऊर्जा से ही ऊर्जा ही उसको पालती है। फिर ऊर्जा में वो अपनी जो उसकी उम्र होती है वो भोग करके ऊर्जा में वापस चला जाता है। तो फाइनल ट्रूथ जो है, अल्टीमेट ट्रूथ जो है, ऊर्जा प्राइमरी है, ऊर्जा मुख्य है और पदार्थ उसके अंडर आता है, उससे बनता है, वही उसका पालनहारा है, उसी में उसको वापस चला जाता है। तो ये जो एक लॉज हैं, ये सारा का सारा जो खेल है, ये ब्रह्मांड का खेल है, ब्रह्मांडी खेल है, या कुदरती खेल है, या परमात्मा का खेल है। इसमें कुछ कम बम नहीं होता। ये देखो खेल कितना प्यारा है। फिर हीलिंग कैसे होती है? अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है तो हीलिंग कैसे होती है? और क्या ये प्राचीन काल से चला आ रहा है? नहीं, वो हीलिंग की बात करने से पहले हमको इस खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 2 मिनट और लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इस खेल को जब तक नहीं समझेंगे तब तक को हमको हीलिंग समझ नहीं आएगी कि हीलिंग होती कैसे है। क्योंकि हीलिंग नेचुरल है, हीलिंग हमने नहीं करनी, हीलिंग हो रही है, हम उसमें टांग अड़ा रहे हैं, वो टांग अड़ानी बंद करनी है बस। तो वो हीलिंग कैसे होती है? क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा फाइनल ट्रूथ है, तो उसके बाद सूरज की ऊर्जा है, उसके बाद सारे का सारा ये खेल है पूरा। और आप धरती पे आएंगे तो धरती के हवा पानी मिट्टी हैं, वो भी इसी ऊर्जा के ही पैदा किए हुए हैं, इसी ऊर्जा के ही पालन। देखो आप, हवा कभी खत्म होती है? नहीं। क्यों खत्म नहीं होती? क्योंकि उसके पीछे ऊर्जा खड़ी है, ऊर्जा नई हवा बनाती रहती है। पानी है, उसके पीछे भी ऊर्जा है। पानी कहाँ से आता है? अब छोटी सी एग्जांपल ले लो कि हमारे पास पानी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। समुद्र से कौन उठाता है उसको? सूरज। ऊर्जा उठाती है, सूरज की ऊर्जा। सूरज ऊर्जा कहाँ से लेता है? वो ब्रह्मांडी ऊर्जा से लेता है। तो अल्टीमेटली ब्रह्मांड की ऊर्जा सूरज के थ्रू हर काम करती है। वो हर पदार्थ को वो चलाती है, हर पदार्थ को बनाती है, हर पदार्थ को संवारती है, हर पदार्थ को पालती है। फिर वो पदार्थ की जब उम्र पूरी हो जाती है तो वापस उसी ऊर्जा में चली जाती है। तो ये पूरे का पूरा जो खेल चलता है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता। ये खेल बहुत ही, किसी की एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हर जो पक्षी है मान लीजिए, वो क्या कोई एफर्ट करते हैं? वो तो सिर्फ सुबह रात को सो जाते हैं, आके सुबह निकलते हैं, वो जो नेचर में दाने उनके लिए उगाए हुए वो चुग लेते हैं, वो खा लेते हैं, फिर वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। तो वो, लेकिन इंसान ने कुछ ऐसा खड़ा कर लिया जिसमें वो बहुत मारामारी कर रहा है। वो मारामारी कहाँ से आई? वो मारामारी यहाँ से आई कि उसको बहुत इकट्ठा करना है। जब इंसान भी मारामारी जब इकट्ठा करने की उसकी वृत्ति नहीं थी, सिर्फ वो खाता था और पीता था। जो जंगली जो आदिवासी था, वो तो ये मारामारी नहीं करता था। वो तो आराम से जंगल में जाता था, किसी ने फल तोड़ लिया, किसी ने कोई बीज इकट्ठे कर लिए, किसी ने कोई शिकार कर लिया, तो वो तो मारामारी नहीं करता था। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं मनुष्य ने एक अजीब किस्म का एनवायरनमेंट अपने पास खड़ा कर लिया, जिसमें उसमें मैं ले आया। मैं सिर्फ एक ही जीव के पास है, वो है मनुष्य। किसी भी और जीव के पास मैं नहीं है, उसमें वही है हम। आप नेचर में देख के देखो, कहीं भी आपको मैं नहीं दिखेगी स्वाय मनुष्य के आदमी है जो कहता है मैं, मेरा, और वो चाहता है कि मेरे आसपास हर चीज़ घूमे, मैं ही सुपर इम्पॉर्टेंट हूँ मेरे। तो उसमें क्या होगा? तो वो टेंशन क्रिएट होंगे, वो स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे, वो आपके झूठ में जी रहे हो। एक आईनेस जो है ये बहुत बड़ा झूठ है जो हमने अपने आसपास खड़ा कर लिया। ट्रूथ इज वीनेस। अब वीनेस का नीचे से शुरू करें तो वीनेस क्या वीनेस है? देखो सबसे क्लोज वीनेस कौन सी है? हमारा परिवार है, कि हमारे परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो वीनेस है। सबसे छोटी वीनेस वो है हम परिवार, हमारा परिवार। फिर उससे बड़ा क्या है? हमारा गाँव, हमारा मोहल्ला। फिर उससे बड़ा क्या है? हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारी स्टेट, हमारा कंट्री। उससे ऊपर क्या है? कुछ महाद्वीप आ गए, फिर पूरा ग्लोब आ गया, उसमें मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति के आसपास हम क्या हैं? और जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, प्लांटेशन है, सब तरह के। उसके आसपास क्या है? हवा है, पानी है, मिट्टी है, और अल्टीमेटली वो आकाश है जो ऊर्जा से भरा हुआ है। तो ये सारा वीनेस है। तो इतनी ज़्यादा बड़ी वीनेस है, उसमें आईनेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
आईनेस की इंपॉर्टेंस सिर्फ एज पार्ट ऑफ वीनस है कि हम के एक हिस्से हम उस परमात्मा के मुकाबले में बहुत छोटे से कण हैं, परिवार के मुकाबले में काफ़ी बड़े हैं। तो ये वीनस जब भूल जाते हैं हम लोग तो बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी मिजरी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो वो मिजरी अल्टीमेटली डिजीज़ में आती है। आप अपने आसपास में जरा दृष्टि डाल के देखो, बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? हवा के प्रदूषण से आ रही है। हवा प्रदूषण क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अपने को बड़ा करने के लिए वो हवा को गंदा करते हैं। तो उनको बड़ा होना है, बड़ा होने के लिए वो उसको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए उनको पानी भी ख़राब करना है, हवा भी ख़राब करनी है। आपको खेती में व्यापार करना है तो फिर उसमें पेस्टिसाइड भी डालने हैं, इंसेक्टिसाइड भी डालने हैं। आपको हेल्थ को कंट्रोल करना है, आपको बड़े बड़े अस्पताल बनाने हैं, उसमें भी प्रॉफिट। तो हर चीज़ को हमने एक उस वीनेस को छोड़ दिया, कॉमन इंटरेस्ट को छोड़ दिया, जिसको हम पंजाबी लोग कहते हैं सरबत दा भला, कि सरबत का भला, सरबत के भले में ही मेरा भला है। ये बात हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि किसी व्यक्ति का भला सरबत के भले के खिलाफ जाके नहीं हो सकता। और सरबत में क्या क्या शामिल है? वो गुरु साहब ने जो उपनिषदों में भी यही कहा गया। सरबत में आप उपनिषदों के श्लोक तो मैं बोल नहीं सकता, मुझे संस्कृत नहीं आती, लेकिन उनका सेंस बोल सकता हूँ मैं कि उपनिषदों के श्लोक में यही लिखा हुआ है, जब वो भला मांगते हैं, सबका भला मांगते हैं, तो उसमें भला मनुष्य का भी मांगते हैं, अपने परिवार का भी मांगते हैं, फिर आज में पशु पक्षियों का भी मांगते हैं, फिर कीट पतंगों का भी मांगते हैं, फिर सूक्ष्म जीवों का मांगते हैं, फिर पूरी जो हवा देवता है, पवन देवता है, पानी देवता है, सूरज देवता, सबका। तो ये पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये नेचुरल है, ये ट्रूथ है, ये सत्य है। तो इस सत्य को भूल करके हम लोग बहुत बड़े झूठ में जीते हैं, वो है आईनेस, वीनस नहीं, आईनेस। तो ये कहीं ना कहीं बीमारियों की जड़ बनती है। तो इसमें अब आपने जो सवाल किया, हील कैसे करेगा जी। जब हम बीमार होते हैं तो बीमार इसीलिए होते हैं कि हमको उस नेचर के नियमों को भूल करके जो हमसे ऊपर है। अब नेचर है, कुदरत में एक नेचुरल खाने हैं, पशु पक्षी भी खाते हैं, नेचुरल खाद्य सदियों से खाते हैं, हज़ारों सालों से खाते हैं, पलते आए हैं, बहुत बढ़िया। अब जंगल में जाके देखो कि जंगल का जीवन कैसा होता है, इतना अमीर होता है वो कि वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हर जीव को अलग अलग ढंग से कुदरत ने बनाया, वो अपने साइकिल में चलता रहता है। लेकिन मनुष्य उसको मारामारी भी है। सारी मारामारी होने के बावजूद एक तरफ बहुत सारे अंबार लगे हुए हैं, चीज़ों के बड़े बड़े स्टोर भरे पड़े हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये मिजरी के रीज़न्स हैं, बीमारियों के रीज़न्स हैं। तो हवा का ख़राब कर देना, पानी का ख़राब कर देना, मिट्टी को ख़राब कर देना, भोजन को ख़राब कर दिया। फिर जब हेल्थ का आया इशू तो हेल्थ में फिर प्रॉफिट ठोस दिया। वो नेचुरल हेल्थ नहीं है वो। अब अभी 100 साल के बाद, 150 साल के बाद समझ आ रही है कि ये जो लोग हेल्थ का ये मॉडल लेके आए, ये तो सारा ही गड़बड़ है, बीमारियाँ करता है। फिर वापस नेचर की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने नेचर के लॉज को तोड़ दिया, नेचर के नियमों को तोड़ दिया, वीनस को भूल गए, उस जो ब्रह्मांडी शक्ति थी, कुदरत की शक्तियाँ थी, उसको भूल गए। तो फिर उसमें फिर वापस आना पड़ता है। तभी हम बहुत बार वीडियो पहले कर चुके हैं जिसमें हम कहते हैं कि नेचुरल फूड खाइए जी। कुदरत ने जो दवा पौधे दिए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स दिए हैं, उसको यूज़ कीजिए। आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज में कुछ बॉडी का तो नहीं घटता बढ़ता, लेकिन एक्सरसाइज करने से आप में ऊर्जा बढ़िया से आती है। हम कहते हैं माइंड मैनेजमेंट कीजिए, उसमें मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन अब क्या है? मेडिटेशन को आप कहीं ढूंढ सकते हो कि आप ये बड़ी पढ़ी है मेडिटेशन, इसको हम जो चीज़ ढूंढी नहीं जा सकती वो ऊर्जा है। अब मेडिटेशन को कहाँ ढूंढोगे? तो जब ढूंढते नहीं हैं हम लोग, ढूंढ नहीं सकते जिस बात को, वो ऊर्जा की शक्ल है। तो ऊर्जा जो होती है वो कहीं ना कहीं उसको चैनलाइज करना होता है जी। उसके बाद एक और रेफरेंस जहाँ देनी बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में ऊर्जा कैसे चलती है और कैसे कंट्रोल होती है। हर चीज़ ऊर्जा की बनी हुई है, जैसे हमने कहा कि पूरा का पूरा पदार्थ ऊर्जा से बना हुआ है, लेकिन बॉडी भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है इस कॉस्मिक ऊर्जा की, या ब्रह्मांडी ऊर्जा की, या नेचर की, सभी ऊर्जा की शक्लें हैं। तो उसको फिर बॉडी के अंदर खास ढंग से चैनलाइज किया जाता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इस बात का गवाह है कि उसमें वो कहता है चैनल्स हैं ऊर्जा की जी। अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो बीमारी पैदा होती है। एक्यूपंक्चर की सारी साइंस इसी बात पे खड़ी है कि आप उसकी ऊर्जा ठीक कर दो। होम्योपैथी भी ये कहती है। होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी कहती है कि ये नैनो पार्टिकल्स हैं, ये तो पदार्थ है ही नहीं। अब जब
होम्योपैथी की दवाइयों में आप दवाई ढूंढने लगोगे तो दवाई आपको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो नैनो पार्टिकल की शक्ल में चली गई, वो पदार्थ है नहीं, रहा नहीं, वो दवाई ने नैनो पार्टिकल की शक्ल ले ली, वो ऊर्जा की शक्ल बन गई। तो वो होम्योपैथी भी हील करती है। तो आयुर्वेद में भी ऐसे आप खा पी के मंत्रा जाप है, जब मंत्रा जाप से हीलिंग करते हो। ये पुराना हमारा उपनिषदों के टाइम का, वैदिक पीरियड का, ये बहुत हमारी तो सभ्यता बहुत रिच रही है। जी बिल्कुल। ये जो आपका फोन कॉल में आप संस्कृत का मंत्र सुन रहे थे, तो ये अल्टीमेटली क्या थी? यज्ञ क्या था? ठीक है, हीलिंग का एक जरिया। हीलिंग का जरिया। तो वो सारे का सारा क्या है? अभी वेस्ट ने इसको नाम दे दिया क्वांटम हीलिंग। क्वांटम का मतलब, क्वांटम मतलब होता है ऊर्जा। क्वांटा मीन्स पैकेट ऑफ ऊर्जा। ऊर्जा और पदार्थ में फर्क क्या है? पदार्थ पार्टिकल की शक्ल में होता है, टिका हुआ होता है, और ऊर्जा टिकी हुई नहीं होती, वो दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो हमारी आंख के सामने 1/16 सेकंड से भी कम रहती है, उसमें फ्लो कर जाती है वो। तो जो कोई भी चीज़ जो हमारी आंख के सामने 1/16 सेकंड से कम टाइम में क्रॉस कर जाएगी, वो दिखेगी नहीं हमको। ये हमारी आंख की जो कमी है उसमें, तभी दिखेगी अगर आपके सामने वो 1/16 सेकंड रुक गई, तो नहीं तो नहीं दिखेगी। तो ऊर्जा का ये गुण नहीं है। ऊर्जा उससे बहुत तेज़ी से हमारे पास ऐसे घूमती रहती है पैकेट की शक्ल में, उसको बोलते हैं क्वांटम। तो क्वांटम हीलिंग का मतलब है ऊर्जा से हीलिंग। तो ये क्वांटम हीलिंग वेस्टर्न कंट्री में बहुत अलग अलग ढंग से कर रहे हैं लोग। तो उसमें जैसे पहले कहा जाता था कि जो स्पर्श थेरेपी है और स्पर्श चिकित्सा या फिर रेकी, ये सब एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? जैसा अभी आपने कहा कि मेडिटेशन और 7 चक्रों को जगाना करना, ये सब पहले आयुर्वेद में भी था, एक्यूप्रेशर में भी था, अभी भी है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं या सब अलग अलग हैं? नहीं, ऊर्जा की अलग अलग शक्लें हैं ना। जैसे आपने सुना होगा मैग्नेट से हील करते हैं जी, बहुत लोग मैग्नेट से हील करते हैं। वो क्या है? वो भी ऊर्जा है, मैग्नेटिक ऊर्जा है। अब हम लोग हीट से हील करते हैं। हम कहते हैं धूप में जाइए, धूप से आपको सेहत मिलेगी। धूप क्या है? धूप भी ऊर्जा है। आप सर्दियों में हम गरम चीज़ों के पास बैठते हैं, आग के पास बैठते हैं, हीटर के पास बैठते हैं, वो क्या है? वो भी ऊर्जा है। अब अगर आपको पर्टिकुलर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है 37 डिग्री पे, और वो अगर हमारे आसपास में बहुत लो टेम्परेचर है, तो हमको कहीं ना कहीं गर्म एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। एक सीमा के ज़्यादा आप उस एनवायरनमेंट बहुत कम टेम्परेचर में नहीं रह सकते। तो वो क्या चीज़ है? सब ऊर्जा है। जैसे हमें चोट लग गई तो हम कहेंगे सेका दे लो, हीट दे लो, वो भी एक ऊर्जा है। इसी तरह ग्रेविटी से ठीक करते हैं। ग्रेविटी से योगा में आता है कि सर्वांगासन करो। आप नॉर्मली तो हम पाँव नीचे रखते हैं, सर्वांगासन में या शीर्षासन में क्या करते हैं? टांगे ऊपर कर लेते हैं हम लोग, शीर्ष नीचे कर लेते हैं, तो उससे हीलिंग होती है सर्वांगासन में। वो क्या है? ग्रेविटी से हील कर दिया हमने। पानी में बैठ के हीलिंग करते हैं हम लोग, गर्म पानी में। ये गर्म पानी में बैठो हम लोग, ये किडनी वाली जो कर रहे हैं, इसमें गर्म पानी में बैठाते हैं हम लोग, हॉट वाटर में। तो हॉट वाटर में जब बैठते हैं हम लोग, तो उससे भी हीलिंग होती है। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं सब किस्म फ्रिक्शन है मसाज से। पूरी बॉडी का मसाज करते हैं, टैपिंग करते हैं। अभी आजकल आ गया होल बॉडी टैपिंग, कि हम आजकल एडवाइज कर रहे हैं ड्राई होल बॉडी मसाज एंड उसमें। तो ये तो एक पक्ष है कि ऊर्जा की सब शक्लों को हम हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो हमने कहाँ से सीखा? वो हमने सीखा अपने पूर्वजों से। वो उपनिषदों के ऋषियों से लेके, उससे भी पहले से उपनिषदों के ऋषियों ने तो तब तक का जो नॉलेज था उसको कंपाइल कर दिया। लेकिन उपनिषदों पहले भी तो मनुष्यता थी, तो बहुत पुरातन है मनुष्यता। तो मनुष्य जाति तो बहुत पुरातन है। उपनिषदों के ऋषियों ने उसको तब तक के नॉलेज को कंपाइल कर दिया। इसलिए आपको उपनिषदों के ऋषियों का नाम नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऋषियों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। मतलब कहने का यही है कि ये भारतीय सभ्यता ही है जो सदियों से चली आ रही है, जिसके जरिए हीलिंग की जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय सभ्यता बहुत विकसित थी, लेकिन ये किसी न किसी शक्ल में सब सभ्यताओं में थी। जैसे चाइना का एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, वो भी तो वही बात है। एक्यूप्रेशर में कहा जाता है कि एक्यूप्रेशर में आपके सर को, कानों को, पाँव को और हाथों को, ये 4 जगह पे पूरी बॉडी की ऊर्जा रिप्रेजेंटेड होती है। अगर आप हाथों को स्टिमुलेट कर लो, ताड़ी बजा लो, इसको अच्छी तरह से मसाज कर लो, कानों को बहुत अच्छी तरह से मसाज कर लो, पर्टिकुलरली इसको कानों को खींच लो अच्छी तरह से, सर को मसाज कर लो और पाँव का मसाज कर दो, या नंगे पाँव, हम कहते हैं नंगे पाँव घूमो।
जैसे हमने जूते डालने का चलन डाल लिया। अब जूते डालने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा तो वहीं फंसी रहती है वो। अब जूते मत डालो घर में, क्यों जूते डालते हो? घर में नंगे पाँव घूमो, नंगे पाँव घूमोगे तो आप पाओगे थोड़े दिनों में आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। आप घूम के देखना कभी, एक महीना आप सोच लो कि मैंने घर में जूता नहीं डालना, ठीक है, बाहर मेरी मजबूरी है जूता डालने की, बाहर जाना है तो कोई चोट वोट आ सकती है, लेकिन घर में तो कोई मजबूरी नहीं है। अब घर में नंगे पाँव घूमो, क्यों क्यों जूता डालते हो? बहुत सारी सिविलाइजेशन हैं जो जूते बाहर उतार के अंदर जाती है घर में। तो कभी वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी मुल्कों में भी बहुत सारे लोग जो वो सफाई के एंगल से करते होंगे, लेकिन अंदर वो नंगे पैर रहते हैं। तो ये नंगे पाँव घूमना, तो ये पूरे का पूरा एक्यूप्रेशर चाइनीज़ सिविलाइजेशन का ये इसी तरह रोमन सिविलाइजेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे का सारा, लेकिन भारतीय सभ्यता आपने सही कहा कि भारतीय सभ्यता में शायद सबसे विकसित था जी, सबसे ज़्यादा विकसित था और सबसे मैच्योर और सबसे इसमें गहराई थी वो। तभी वो सांस्कृतिक श्लोकों में भी वो सारे का सारा कहीं ना कहीं वो थोड़े से शब्दों में वो बहुत सारी बात कर देते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वे जंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। इसीलिए संस्कृत में इस श्लोक को बोला जाता है कि इन सभी को एक साथ इकट्ठा करके रखने से सारी चीजें दूर हो जाती हैं। और वसुधैव कुटुंबकम भी शायद इसी से ही बना है। बिल्कुल। और जथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, वो भी जो ब्रह्मांड में विचर रहा है वही हमारे अंदर होता है। पूरे का पूरे हमारे तो बहुत सिंपल शक्लों में हमारी बदकिस्मती कि हमने संस्कृत छोड़ दी, तो वो हमारा नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं जो पीछे रह गया। जब अभी तो वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं दोबारा से, तो संस्कृतों के वो वैदिक नॉलेज की वो जो पूरी के पूरे ज्ञान ले रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा कहीं कॉन्सेप्ट है जो, अब योगा क्या है, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम भी तो ऊर्जा ही है। प्राण ऊर्जा को हम खास ढंग से चैनलाइज करते हैं, उससे हीलिंग हो जाती है। वेल नोन है, स्वामी रामदेव प्राणायाम पे ही अपना पूरा जोर देते हैं, पूरा का पूरा जोर देते हैं। तो ये पूरे का पूरा प्राणायाम जो है ये भी उसी, वो जो स्ट्रेचिंग करते हैं हम लोग अपने मसल को स्ट्रेच करके रोक लेते हैं आसन में, तो वो क्या है, मसल तो वहीं रहते हैं, मसल तो कहीं जाते नहीं है, लेकिन ऊर्जा को खास ढंग से हमने चैनलाइज कर दिया। तो वो सारा खेल ऊर्जा का है, अब हम इसको थोड़ा सा अगर सम अप नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी श्रोताओं को। इसको सम अप करें थोड़ा सा कि ये जो कुदरत के नियम हैं, कुदरत में जैसे ये सारा चलन हो रहा है, जो सत्य है, ये सत्य कैसा है? जैसे गुरु नानक साहब ने कहा है, आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खूसी भी सच। वो सत्य है। ये जो जुगा जुगांतरों से सत्य था वो आज भी सत्य है, कल भी वही सत्य रहना। वो सत्य की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो सत्य को अगर हमारी यहाँ बस जाए अगर वो, तो हम एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे चले जाएंगे। हमारी चेतना का लेवल ही डिफरेंट हो जाएगा, जिसमें बीमारियाँ नहीं आएंगी हमारे पास। अगर बीमारियाँ हैं तो वो हील होनी शुरू हो जाएंगी। वो हम सारे के सारे हम जो मनुष्य हैं, हमारे आसपास में ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा किया गया है, या हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, तो उसको हम ऐसे ढंग से एक्सेप्ट कर लिया कि उसको हम भूल जाते हैं। हम जब भी काम करते हैं तो हम ऐसे सोच के करते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मेरा ही सब कुछ है, मेरे आसपास घूमे हर चीज़, मैं सारा दिन। हम हमारे पास आप देखो, छुटने के छोटे से बच्चे को भी हम मैं सिखा देते हैं, वही नस से छोड़ के। फर्स्ट आना है बेटा नर्सरी में फर्स्ट आना है। अब अगर वो सेकंड ना आए तो क्या हो जाएगा? अभी आज ही मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, मेरी उसके बेटी के बारे में उसने लिख रखा था, मेरी गुड़िया रानी जो 9th क्लास में फर्स्ट आई, अब वो सेकंड आई थी, फिर गुड़िया रानी ना रहती, वो फिर क्या हो जाती? तो ये कहीं ना कहीं हमने बच्चों में भी यही डाल दिया कि आपने सबको पीछे छोड़ के लताड़ के आगे निकलना है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वृत्ति है, बहुत बड़ी हमने डिस्टॉर्शन कर दी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, चेतना में, कि हम उस चेतना में बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं। आ जाओ। तो उसी में फिर आगे समाज की विकृतियाँ निकलती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है। वो उस वृद्धि में देखो कितने करोड़ों लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पढ़ाई के लिए नहीं है, उस पर इलाज के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे पास ही सारा इकट्ठा हो जाए। अब ये कितनी बड़ी विकृति है जो पूरी, अगर हम इस कॉन्शियसनेस में को पहचान लें कि वीनेस तो पूरी वननेस है, वीनेस अल्टीमेट वननेस है, एक ही है, दो नहीं, देयर आर नो टू। पूरे का पूरा जो कॉस्मॉस है वो एक इकाई के, तो अभी साइंटिस्टों ने मान लिया, बस पीछे मैं पढ़ रहा था कहीं, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि पूरे का पूरा कॉस्मॉस
एक इकाई पे के तौर पे काम करता है। जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे ना कि हमें वो ग्रह प्रभावित करते हैं, फलां ग्रह, शनि, ये शुक्र, तो हमारे ये जो साइंटिस्ट लोग थे मजाक उड़ाते थे भी ये क्या फालतू की बातें, लेकिन अब वही मानने लगे हैं। अभी मानने लगे। और इतना ये झूठ जानबूझ के हमारे उसको फैलाया गया क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर प्रमोट करना था। अदरवाइज पूर्णिमा पे ज्वार भाटा आता है, ये तो सबको पता था ना। बिल्कुल। अब पूर्णिमा में क्या फर्क पड़ जाता है? चंद्रमा तो अमावस्या में भी होता है, इसका मतलब ऊर्जा का फर्क पड़ा ना। ऊर्जा, चंद्रमा तो अमावस्या में भी होता है ना। जी जी जी, तो सब चंद्रमा कहीं जाता थोड़ी है, चंद्रमा धरती के आसपास ही घूम रहा है, लेकिन जहाँ पे पूर्णिमा होगी वहीं पे ज्वार भाटा आएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ऊर्जा का फर्क है बस जी। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा की जो इम्पोर्टेंस है, ऊर्जा की जो सुप्रीमेसी है, ऊर्जा प्राइमरी है, इसको अगर मान के उसके उस ऊर्जा का सारा चक्कर है, उसमें वननेस है। एक परमात्मा है, वो परमात्मा का ही अलग अलग रूप हम है। कॉस्मिक एनर्जी भी परमात्मा का रूप है, सूरज भी परमात्मा का रूप है, ये धरती पे बसी हुई कुदरत भी परमात्मा का रूप है, उसमें वो जो जितने जीव जंतु हैं सब एक ही रूप हैं। वो अलग अलग रूप हैं, बस हैं एक ही, दो नहीं है। अगर ये चेतना आ जाए तो मुझे बताओ दुनिया में कोई दुख दर्द रहेगा ना, बीमारियां रहेंगी। पहले लोग हुआ करते थे कि आपस में बैठ के बातें करते थे एक दूसरे से, तो उससे भी हीलिंग हो जाया करती थी, लेकिन अब वो चीज़ें तो रही नहीं कहीं पर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी वीनस में अगर जिएंगे हम लोग तो फिर वो बात आएगी ना जो आप बोल रहे हो कि हम लोग इकट्ठे हैं, एक हैं। हमारे सभी के सभी इंटरेस्ट जो हैं, हमारे हित जो हैं, वो इकट्ठे होने में खुशी है। हमारे समाज को नोइंगली जानबूझ के ऐसा बखेर दिया गया कि आप पाओगे कि गांव में भी अभी वो प्यार नहीं रहा। पहले तो शहरों में था, अब गांव में भी वो नहीं है। लेकिन अब फॉर्चुनेट हम लोग हमारी ये खुशकिस्मती है कि फिर से वो चेतना आ रही है, फिर से लोग इसको पहचानने लगे हैं कि इससे अगर दूर हो गए तो इसके बहुत सारी विकृतियाँ आएंगी, बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी, सोशल भी, और उसमें सभी तरह के जो बुरी बातें हैं वो आ जाती हैं। तो इसलिए फिर से लोग पहचानने लगे हैं और नई फॉर्म्स की अभी चीज़ें आने लगी हैं। ओल्ड एज होम बन गए, अभी क्लब्स बन रही हैं, अभी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं। तो फिर वही बात आ रही है जो आप बोल रहे हो। जो ओल्ड एज होम की बात करी, इस पे मैं कहना चाहूँगी, ओल्ड एज होम में अगर ले जा करके छोड़ देते हैं बुजुर्गों को, तो वो ये बातें कहाँ रही? फिर जो ये हीलिंग है वो किस टाइप से होगी? फिर तो हीलिंग होगी ही नहीं। वो एक एस्पेक्ट है ओल्ड एज का, उसको चलो आज हमारा विषय नहीं है, वो उस पर बात कर लेंगे कभी। लेकिन ओल्ड एज होम में जो हम उम्र होते हैं उनके साथ अगर ओल्ड एज होम ढंग से ऑर्गेनाइज हो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वो डे केयर भी हो सकते हैं, वो रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, क्योंकि आज की लाइफ में बहुत सारी मजबूरियां हैं बच्चों पर इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जिनके पेरेंट्स थे वो जो ओल्ड एज होम में चले गए हैं, उनके बच्चों को कहीं ना कहीं तो उठाना ही पड़ेगा ना। उनके बच्चों में वो संस्कार आए नहीं आए, वो अच्छी बातें हो ना हो, और जो जिस हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वो हीलिंग कहाँ गई? फिर वो नहीं, अगर ओल्ड एज होम ढंग से ऑर्गेनाइज होंगे तो वो हीलिंग का सेंटर बन जाएंगे। उल्टा वो बुजुर्गों के लिए बन सकते हैं हीलिंग का सेंटर, बट जो पोते पोती होते हैं उनके लिए। वो आपने सही कहा, फैमिली के विदन रहे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वो तो सबसे उत्तम है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, वो जैसे बाहरले मुल्क में चले जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स नहीं जाना चाहते, या कहीं दूर चले जाते हैं, पेरेंट्स नहीं जाना चाहते। पेरेंट्स, हर बुजुर्ग को अपनी रूट्स के साथ रहना अच्छा लगता है। जिस गांव में वो उसने पला, जवानी देखी, सब काम किए, उसी गांव में रहना चाहता है। तो वो अलग अलग, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई कॉमन फैसिलिटी बनती है ऐसी, तो मुझे नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। ऐसे सीनियर सिटीजन होम मैंने देखे हैं जो बहुत ही हीलिंग टाइप हैं, वो बहुत ही सूदिंग है। तो इसलिए इसको ऐसा कंडेम नहीं करना चाहिए, ना ही बच्चों को हमको कोई दोष देने की ज़रूरत है। ज़िंदगी ने अपनी अपनी किस्म की मजबूरियाँ खड़ी की हैं। पर्पस इज कि वो समाज की आपस में एक रिश्ता, जैसे गांव में पहले थे तो वो किसी भी कास्ट का हो, मान लीजिए जाट है, अगर मान लो मोची बैठा है तो वो चाचा करके बोलेगा उसको, उसके साथ एक रिश्ता बन, कोई पड़ोसन वाली उसको मौसी बोलेगा, चाची बोलेगा, ताई बोलेगा, कुछ ना कुछ बोल करके बुलाएगा। तो वो एक रिश्ता था, वो खत्म होता जा रहा है। वो खत्म हो रहा है, खत्म हो नहीं रहा, वो उसको बड़े ढंग से उसको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि उसको एक सोसाइटी के एक इनहेरेंट उसको तोड़ना है। तो उसको उस पर नहीं जाते, लेकिन उसको हमको वापस लाना है, हमको वापस लाना है, क्योंकि उसी में वीनेस है, वीनेस में ही रियलिटी है, वीनेस में ही सत्य है, और वीनेस में ही खुशी है, वीनेस में ही ताकत है। आईनेस में
कुछ भी नहीं है। आईनेस में सब बिखराव है, आईनेस में दुख है, दर्द है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पागलपन है, उसमें सभी समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। वीनस में सब कुछ है, सिक्योरिटी भी है, उसमें खुशी भी है। तो ये तो हम अक्सर बोलते हैं कि भूटान वाला जो राजा है वो बोलता है कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है, हमारा ये ग्रॉस नहीं है, ग्रॉस प्रोडक्शन इंडेक्स नहीं है, जीडीपी नहीं है, ये हमारा तो हैप्पीनेस इंडेक्स है। तो ये समाज को होना ही हैप्पीनेस के अराउंड हमको ऑर्गेनाइज करना चाहिए समाज को, कि कैसी अर्थकता में कैसे रिलेशनशिप्स में समाज खुश रहता है। तो खुशी शुड बी द सेंट्रल प्लेस। और खुशी क्या है अभी, खुशी और गम दोनों, ये भी ऊर्जा की शक्लें हैं, कहीं ना कहीं। तो ये सारा कहीं ना कहीं कॉस्मिक ऊर्जा से ही जुड़ा है, ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है हमको कंक्लूड मेडिटेशन पे जाके करना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म या इसकी बहुत ही सिंपल फॉर्म है मेडिटेशन जो होती है वो उसके टेक्निक्स हैं, लेकिन मेडिटेशन का अल्टीमेट एम क्या है? टेक्निक एम नहीं है शरीर को ठीक करना, हीलिंग करना नहीं। मेडिटेशन का अल्टीमेट टेक्निक है जुड़ना, कॉस्मिक ऊर्जा से, कॉस्मिक ऊर्जा से, नेचर की ऊर्जा से जुड़ना। तो वो जब मेडिटेशन करते हो तो वही आप फील करते हो मैं कनेक्टेड हूँ कहीं ना कहीं। मेडिटेशन आपको ये फीलिंग देती है कि मैं कनेक्टेड हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं वीनस में हूँ, मैं आईनस में नहीं हूँ। तो आप वो कनेक्टेड फील करते हो। वो जो कनेक्टेड फील करना है वो मेडिटेशन का अल्टीमेट एम होता है। टेक्निक कोई भी हो सकता है, टेक्निक उसमें वेस्टर्न कंट्री में अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। वेस्टर्न कंट्री में कहते हैं कि आप पहले आंखें खोल के बाहर की तरफ देखो, धीरे धीरे आंखें बंद करो, फिर अपनी बॉडी को विटनेस करो बंद आंखों से, फिर अपने श्वास को विटनेस करो, फिर आते जाते श्वासों को देखो, फिर जब श्वास देख रहे हो आप, तो जब आप भूल जाओगे तो आप थॉट्स पे चले जाओगे, फिर अपने थॉट्स को विटनेस करो। वो थॉट्स को विटनेस करोगे तो उसकी अपनी एक ब्यूटी है कि वो थॉट्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जो थॉट्स आपको तंग कर रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे थे, वो थॉट्स ऑर्गेनाइज मेडिटेशन के दौरान वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज होकर अपने आप को सॉल्व कर लेते हैं। वो उसमें नेगेटिव गिर जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपको सारा कुछ अच्छा लगने लगेगा, आप वीनस में जियोगे, आईनस में नहीं जियोगे। तो ये पूरे का पूरा। उसके साथ मंत्रा के साथ भी कर सकते हैं हम लोग, वाहेगुरु जाप के साथ। बहुत आज ही मैंने एक वीडियो बनवाया, वो मैं डालूंगा 1-2 दिन में, कि वाहेगुरु जाप को कैसे मेडिटेशन का टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो वाहेगुरु जाप से एक मेडिटेशन का टेक्निक में कैसे जा सकते हैं। उसके साथ दूसरी जो रेफ़र करनी चाहिए हमको, कि योग विद्या हमको सिखाती है कि बॉडी में 7 सेंटर हैं। सबसे ऊपर है सहस्रार, उसके नीचे आज्ञा चक्र या अजना, यहाँ बिंदी रख दी है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र है गले में, थ्रोट, जहाँ से हम मंत्रोच्चारण करते हैं, ये विशुद्धि है। जब मंत्रोच्चारण करते हैं यहाँ, तो ये भी स्टिमुलेट होता है, और नीचे जो अनहद है चेस्ट में, अनहद बोलते हैं उसको, वो भी स्टिमुलेट होता है। इसका मतलब जब आप मंत्र जाप करते हो तो ये वाला स्टिमुलेट होगा, ये वाला तो स्टिमुलेट हो ही रहा है, और ये वाला भी होगा। 3 हो गए। इसको छेड़ना नहीं होता, ये सहस्रार सुप्रीम होता है, ये बॉस है, ये इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। जब बाकी 6 सेंटर बैलेंस हो जाते हैं तो ये अपने आप फिर अपनी सही पोजीशन में आ जाता है, फिर ये अल्टीमेटली सुप्रीम हो जाता है, फिर ये आपको प्रॉपरली गाइड करता है। असली ये बुद्धि का, चेतना का, विवेक का ये केंद्र होता है सहस्रार सेंटर। जब आपके नीचे वाले सेंटर बैलेंस्ड हैं, डिसओरिएंटेड नहीं है, बहुत लोगों के ये वाले सेंटर डिसओरिएंटेड होंगे। कैसी डिसओरिएंटेशन होगी? कुछ का तो ये ज़्यादा काम करेगा तो लोग बड़बड़ करते रहेंगे, सारा दिन बोलते रहेंगे, तो ये ज़्यादा कर रहा है। अनहद वाले क्या करेंगे? वो बहुत इमोशनल होंगे, वो नफरत भी बहुत जल्दी करेंगे, वो प्यार भी बहुत जल्दी करेंगे, वो भावुक भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो उसी में उलझे रहेंगे, वो किसी को देखेंगे तो उससे या तो बहुत अटैच हो जाएंगे या को ना। तो ये अगर ये डिसओरिएंटेड है, अगर मणिपुर आपका डिसओरिएंटेड, आप खाते ही रहेंगे सारा दिन, तोंद बढ़ जाएगी आपकी। ये है। अगर नीचे वाले दोनों सेंटर स्टिमुलेटेड है तो आप ज़्यादा सेक्स के मगर भागोगे, या आपका वो ये नीचे वाले सेंटर जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन वाले सेंटर होते हैं। तो डिसओरिएंटेशन जो सेंटर्स की है वो कैसे ठीक करनी है? वो मेडिटेशन से। मेडिटेशन में इसकी छत्र छाया में इन सेंटर्स को बैलेंस करना है। तो ये वाला कहीं ना कहीं मेडिटेशन और इन जो एनर्जी सेंटर्स हैं, ऊर्जा के सेंटर हैं, इनको बैलेंस करना है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम कर लें तो ऑल टुगेदर आपकी पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू हो जाती है। और पर्सनैलिटी चेंज होने का मतलब है आपको बीमारियां छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी वेस्ट होती है, कहाँ वेस्ट होती है? वंदना, आप हैरान होगे कि
हमारे माइंड में 50,000 थॉट्स हर रोज क्रॉस करते हैं। 50,000। आप सोच के देखो कि जिस ब्रेन में 50,000 थॉट 24 आवर्स में क्रॉस करेंगे उसकी हालत क्या होगी? वो बीमारी होगा और क्या करेगा। लेकिन चाहिए कितने? सिर्फ 5,000। 10%, 90% जो थॉट्स हैं इधर यूजलेस हैं या वो हार्मफुल हैं। आपको वो छोड़ने हैं। कैसे छोड़ोगे? मेडिटेशन से। जब मेडिटेशन करोगे तो जब आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगे तो आपको उसकी जो दिखेंगे कि ये तो बहुत ही यूजलेस, मुझे इससे क्या लेना है। जैसे अब अभी बोल रहे थे कि मुझे पॉलिटिक्स के क्या लेना, तो धीरे धीरे हमको समझ आ गई ना कि पॉलिटिक्स वाले तो ऐसे फालतू जख मार रहे हैं, अखबारों में भरा हुआ है, टीवी चैनलों में भरा हुआ है और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी। तो ऐसे ही मेडिटेशन से क्या होता है, आपको विजुअलाइजेशन लगती है, ये वाला थॉट मुझे चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो धीरे धीरे ड्रॉप होता जाएगा। जिन लोगों को मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है उनके वो 5,000 थॉट्स ही रह जाते हैं, 45,000 खत्म। अब आप सोचो जो एनर्जी 50,000 थॉट्स खा रहे थे उसकी, छोटे से एक व्यक्ति की 50, वो 5,000 पे आ गई, बढ़ गई ना। आप 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। क्या होगा उसके? आपको लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोगों को आप अच्छे लगोगे, आपको लोग अच्छे लगेंगे, आपका जो कम्युनिकेशन है उसका लेवल ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आपको सब लोग प्यारे प्यारे लगेंगे, आपको आसपास में भी चीज़ें प्यारी लगने लगेंगी, पक्षी प्यारे लगेंगे आपको। दरख्त, जो आप ट्रीज़ को देखोगे, ट्रीज़ में आप सारी सुंदरता देखोगे। सुबह सूर्य को कभी देख के देखना, अब रोज़ उठ के सूरज को नमस्कार किया करो। अब सूरज को जब नमस्कार करोगे तो आपको मेरी बातें ये याद आ जाएंगी कि सूरज का मतलब क्या है? परमात्मा का सबसे बड़ा दूत जो इस पूरी हमारी धरती को पोषण कर रहा है। तो उसको आपको पहले शुरू में तो आपको मैकेनिकली इसको माथा टेकोगे सूर्य देवता को, लेकिन धीरे धीरे आपको जब अंदर से रियलाइजेशन लगेगी कि ये तो वाकई, ये तो इसके बिना तो मेरी कोई होंद ही नहीं है। तो जब भी आप बाहर निकलोगे सुबह सूरज को, तो आपका इतनी श्रद्धा से आपका सर झुक जाएगा कि आप नकली नहीं करोगे, फिर सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं करोगे, आप अंदर से झुक जाओगे, समर्पण कर दोगे। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं जो ये मेडिटेशन, ये सब टेक्निक में आप सूर्य को देखना, वो वही मेडिटेशन बन जाएगी आपकी। अब हम आजकल एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, सन गेजिंग बोलते हैं हम उसको। हमको सिंपल नाम देने पड़ते हैं तो ताकि वो सन गेजिंग करो सुबह उठ के। कितनी देर कर सकते हैं? हमारे पास आधा घंटा सुबह होता है, आधा घंटा शाम को होता है, जब सूर्य ठंडा होता है। जब सूर्य ठंडा मतलब हमको ठंडा लगता है, लाल होता है वो रेडनेस जी, लाल सूरज की तरफ देखना। आधा, अब छत पे चढ़ जाओगे तो ही मिलेगा, आधा घंटा भी नहीं तो नहीं मिलता। छत पे चढ़ो जहाँ पे ट्रीज वीज ना हो, तो आधा घंटा हमारे पास सुबह है, आधा घंटा रात को है। कभी भी आपको टाइम लगे 15 मिनट लगा लो बस, सूरज की तरफ टिकटिकी लगा के देखो, आप पाओगे कि आप अंदर से बदल रहे हो। आपको देखते देखते लगेगा कि आप अंदर से बदल रहे हो। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं सूर्य दर्शन है। इसी तरह आप प्लांट्स को कभी देख के देखो। अब प्लांट्स को कभी क्लोजली देखना। प्लांट देखने को तो बड़ा सिंपल सा लगता है कि ये पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, ये अब उसको देखना, उसमें आपको कम से कम भी 50 तरह के वो जीव जंतु दिखेंगे। कोई छोटा सा है, कोई बड़ा है, कोई उसको रस चूस रहा है, कोई उस पर अंदर शेल्टर ले रहा है। तो आपको लगेगा कि जो प्लांट पूरे का पूरा अपने आप में ही कंप्लीट चीज़ है। कई बार तो जो फ्लावर की ब्यूटी होती है वो ही अलग दिखाई देती है। तो देखो नेचर कितनी सुंदरता क्रिएट करती है, अलग अलग किस्म की। पक्षियों के देखो कि क्या क्या रंग होते हैं, क्यों करती है सुंदरता क्रिएट? क्योंकि उसमें सुंदरता क्रिएट करने की इनहेरेंट उसका स्वभाव है, हेल्दी रहने का और सुंदरता क्रिएट करने का। आपने कभी किसी पक्षी को देखा है? आपका हमको लगता है कि पक्षी तो कभी मरते नहीं है, क्योंकि वो साइलेंटली मर जाते हैं। हम मरने को भी इतना बड़ा कर दिया हमने कि मरेंगे तो इतने लोग आएंगे, फिर इतने वो होगा, वे होगा। तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों को हमने अननेचुरल कर दिया और उसको मैं के राउंड बर्ड मरने को भी अब लोगों ने स्टेटस सिंबल मान लिया कि अब अभी आप सोच के देखो कितनी रिडिकुलस बात हमारे मन में आती है, सबके मन में आती है। जब मैं मरूंगा तो कितने लोग आएंगे? किसने देखा है कि कौन आएगा नहीं आएगा मरने के बाद? कौन देखता है? तुम तो हो गए नहीं वहाँ, तो कितने लोग आएंगे? ये कितनी रिडिकुलस बात है, लेकिन हम सबके मन में आता है। अब कभी सोच के देखना, जब मैं इतने कुछ अच्छा काम करूँ ताकि मेरे मरने पे बहुत सारे लोग आए। तो ये आपको कभी इसकी जो रिडिकुलसनेस पे बात क्यों ऐसी आएगी कि आप तो वहाँ नहीं होगे, तो आप कितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये ऐसी बेहुदा बातें हम अपने मन में पाल लेते हैं। उस मैं से निकलती कहाँ से है वो, कि आपको लगता है मैं के बाहर कुछ नहीं है, मैं ही हूँ। तो आपको ये भी लगता है कि मरने के बाद भी मैं ही रहूँगा, मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ, तो ये सारे का सारा जो बता रहा है ये क्वांटम ऊर्जा का और क्वांटम हीलिंग का,
ये हमको समझना चाहिए। डॉक्टर आज़ाद, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।